वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एडवोकेट सौरभ राज। पिछले वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा किए थे कि एंटीसिपेटरी बेल किस तरह से लिया जाए और उसका ड्राफ्टिंग फॉर्मेट एक प्रॉपर वे में क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेगुलर बेल के बारे में, जो कि सेक्शन 437 हमारे CRPC में दिया हुआ है कि किस तरह जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल किस प्रकार से लिया जाए, उसके क्या क्या कंडीशन होंगे, ये सेक्शन 437 में दिया हुआ है। आप CRPC देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम बेल लेने जाएं, जैसे कोई न्यू एडवोकेट्स हैं या फिर कोई फ्रेशर्स जो अभी ग्रेजुएट करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें कई सारे लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है बेल का वो तैयार किया जाए। क्योंकि आप देखोगे कि जो बेल का फॉर्मेट होता है कई लोग अलग अलग अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरह का जो फॉर्मेट मैं इस्तेमाल करता हूं कोर्ट में, उस फॉर्मेट के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो रेगुलर बेल जब आप लेने जाओगे तो सबसे पहले अक्यूज्ड का स्टडी में है तो आपको लिख देना होगा हेडिंग में ही। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख भी रहे होगे और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पूरा इस जो फॉर्मेट है रेगुलर बेल का वो डाल दिया जाएगा, आप देख लेना। तो सबसे पहले हेडिंग में देना है आपको एक्यूज्ड इन द कस्टडी सिंस, जब से वो कस्टडी में है वो मेंशन कर देना है सबसे पहले। उसके बाद लिख देना है कैपिटल लेटर ने बिफोर द कोर्ट ऑफ, जैसे मतलब जहां वो केस चल रहा है उस कोर्ट का नाम आपको लिख देना है। जैसे कि मैं अभी जो आज मेरा जो बेल पटिशन था वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किया था, तो इसमें हम लोग लिखे थे कि बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अब जिस डिस्ट्रिक्ट के हो या फिर जहां फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का नाम, उसको आपका नाम दे देना है उसके नीचे। उसके बाद आपको दे देना है, इसमें आपको दे देना है अब उसके बाद जैसे आप इंट्रोडक्शन दे दिए कोर्ट का, तो उसके बाद आपको बताना है पुलिस स्टेशन जहां FIR ये रजिस्टर्ड हुआ है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो आपको लिख देना है राइजिंग आउट दी, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख दीजिए नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन। उसके बाद FIR नंबर जैसे कुछ भी हो सकता है 1000 2022 जो भी हो वो आप उसमें फिल कर दीजिए। उसके नीचे आप डाल दीजिए अंडर सेक्शन किस किस धारा के अंतर्गत आपके जो क्लाइंट हैं, आपके जो जिसका आप बेल चाहते हैं उस पर किस किस धारा के अंतर्गत उस पर चार्ज लगा हुआ है, तो अंडर सेक्शन दे देना है, और किस लॉ का ऑफेंस उसने तोड़ा है उसका, जैसे IPC है तो IPC आपको वहाँ पे लिख देना है। अच्छा, अब उसके बाद ऊपर में तो आप कोर्ट का बता दिए कि कहाँ आपको ये सुनवाई करना है वो आपको दे देना है। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन जहाँ FIR रजिस्टर्ड हुआ है, लॉज हुआ है, उसके बाद FIR नंबर, उसके बाद अंडर सेक्शन। जैसे अब ऐसा लग रहा है इसका क्रोनोलॉजी समझिए, ये बिल्कुल एक सिंपल है और एक फॉर्मेट में हो रहा है, बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल वे में कि सबसे पहले जहाँ FIR हुआ फिर उसका नंबर किस धारा के अंतर्गत हुआ वो देने के बाद अब आपको देना है, भाई सब जान गए पर FIR किस पे हुआ है, तो आप तो जान रहे हो कि जो भी ऑफेंस क्रिमिनली ऑफेंस होता है उसमें एक पार्टी स्टेट होती है, तो आपको लिख देना है स्टेट वर्सेस, उसके बाद जो आपके क्लाइंट हैं उनका नाम आपको दे देना है और फिर ऐसे डॉट डॉट देके पटिशनर्स आपको लिख देना है। उसके बाद जब आप नाम दे दोगे दोनों पार्टी का मेंशन कर दोगे, उसके बाद आपको लिख देना है हेडिंग लिख देना है, उसमें लिख देना है सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में कि अब मतलब जैसे आप बताओगे ना कि आप बेल जो लेने जा रहे हो किस प्रोविजन के अंदर लेने जा रहे हो, तो जो रेगुलर बेल होता है वो 437 में होता है, आप लोग सब जानते हैं। तो आपको बस यही लिख देना है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC फॉर ग्रांट ऑफ अ बेल इन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड। उसके बाद आपको दे देना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द बेल अलॉन्ग विथ हिज मतलब फादर नेम एंड अदर डिटेल्स। इसमें यह है कि उसमें जैसे आप लिख दोगे 437 के अंदर हम बिल लेने आए हैं, तो किसका बिल लेना है उसका नाम, उसका हम लोग एज लिख देते हैं और उसका फादर्स नेम लिख देते हैं, उसका प्रॉपर एक एड्रेस लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आप लिख दीजिए MRS मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोभित, ये आपको लिख देना है। अब आपको पॉइंट बाय पॉइंट अब जितना बना सकते हैं, जितना इफेक्टिव तरीके से आप इसको बना सकते हो उतना आपको देना है। तो देखिए सबसे पहले कोई आप बेल एप्लीकेशन फाइल कीजिए तो ये बस इसका 3 ही होता है, मतलब जो स्टेप होता है 3 स्टेप होता है। पहला क्या होता है
पहला स्टेप इसका ये होता है कि आप सबसे पहले एफआईआर के बारे में बात कीजिए, जो आपके ऊपर ऑफेंस का चार्ज लगा है उसके बारे में बात कीजिए। उसके बाद आप उसका स्टोरी बताइए एफआईआर का, कि इसमें ये बताया गया है कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है। उसको एफआईआर बताने के बाद फिर अब आप अपना आर्गुमेंट बताइए कि नहीं साहब एफआईआर में तो ये कहा गया है लेकिन ये ऐसा नहीं है, हम ऐसा किए थे, बताया गया है कि हम दिल्ली में ये ऑफेंस हुआ, हम दिल्ली में नहीं थे, मतलब जो भी आपका बचाव पक्ष है वो देना है। उसके बाद फिर आपको नीचे दे देना है, तीसरा में ये सब दे देना है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, आप कैसा है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है कि नहीं, ये वो फिर अपना पक्ष रखना। बस ये 3 पार्ट में बात दीजिए। पहला क्या है, पहला एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुआ उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, आपको किस तरीके से अगर गलत फंसाया गया है तो उसके बारे में बताइए। और तीसरा अपना जो पर्सनालिटी होता है, आपका जो कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, आप क्रिमिनल है या नहीं है, अगर नहीं है तो ये आपको बता देना है, ठीक है। उसी में भी ये भी बता देना है कि अगर कोई अक्यूज्ड इसी केस में अगर उसका बेल ग्रांट हुआ है तो आप मुझे भी बेल दो। अब इसको एक प्रॉपर वे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं ये होता है कि नंबर 1 में आप लिखिए कि डेट द प्रेजेंट एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन अ फॉल्स एंड बोगस फैक्ट, द फैक्ट्स स्टेटेड इन द एफआईआर आर फैब्रिकेटेड, कॉन्क्वेटेड एंड विदाउट एनी बेसिस। इसका कोई आधार नहीं है, फैब्रिकेटेड कहानी बना के एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया गया है, पहला। ये सब। अब दूसरा इसका पॉइंट आपको लिख देना है दैट द पुलिस हैज falsely implicated the applicant and arrested him in the present case. The applicant is respectable citizen of the society and is not involved in any criminal case. इसके बाद आप आइए थर्ड पॉइंट में आपको डाल देना है that the fact stated in the complaint against the applicant are the civil dispute and does not constitute any criminal offense at all. ये आपको तब डालना है जब कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसका नेचर सिविल हो और आपको उसको जो आपके अगेंस्ट पार्टी हैं वो इस केस को क्रिमिनली बना के एफआईआर लॉन्च करवाए हैं और इसका डिस्प्यूट, इसका नेचर है वो सिविल है, या कोई सिविल रॉन्ग हुआ है और आप पे कोई एफआईआर रजिस्टर करवा देते हैं नॉन अवेलेबल ऑफेंस का, तो ये बोल सकते हैं, हमेशा अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये जैसे आज जो ये मेरा मैटर था जिसमें बता रहे हैं सिविल डिस्प्यूट है, तो ये एक लैंड का डिस्प्यूट था, तो इसलिए ये आर्गूमेंट दिया गया था। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैं क्या है कि बस फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस वे में हम लोग जो इसका बेल का जो पिटीशन होता है, एप्लीकेशन होता है, किस वे में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अब बताए थे यहाँ से अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। इसमें आपको लिखना है जो 5th पॉइंट होगा द स्टोरी इज इन शॉर्ट, और जो एफआईआर का स्टोरी है वो अब छोटा करके बता दिए कि एफआईआर में क्या क्या कहा गया है, एग्जैक्ट वही डालिए जो एफआईआर में है, इसमें हम लोग को कोई आर्गुमेंट नहीं देना है। अब इसके बाद आइए जो 6 पॉइंट होगा, एफआईआर में जो फैक्ट कहा गया है कि साहब तुमने तो जो दिल्ली में जो मर्डर किया है और उसके साथ जो लूटपाट की है ये बताया गया एफआईआर में। अब जो 6 पॉइंट होगा वो आप बताइए आपका क्या आर्गुमेंट है उसके क्रॉस करने के लिए। तो आप अगर मान लीजिए कि दिल्ली में ना हो कि आप बंगलौर में होंगे तो बताइए कि साहब उस दिन तो हम बंगलौर में थे। अब कोई आदमी बंगलौर में होके दिल्ली में कैसे शूट आउट कर सकता है? ऐसा ना कोई गन है जिसका इतना बड़ा रेंज है, ना ऐसा पॉसिबल है कि कोई जब इंसिडेंस हुआ उस टाइम वो बंगलौर में है हो और आकर के दिल्ली में एट अ सेम टाइम आके किसी को मर्डर कर दे। तो मतलब जो आपका पक्ष है वो आप इसमें अब अपना रखिए। उसके बाद इसका 7 पॉइंट है that the applicant is having very good antecedent and he belongs to the good family and there is no criminal case pending against them, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आपको बता देना है कि आज के पहले साहब ये तो आज बता रहे हैं मेरे ऊपर जो झूठा केस लगाए हैं, अगर हम इतना क्रिमिनल होते तो मेरे ऊपर और भी केस तो होते रजिस्टर्ड, चलिए कन्विक्ट नहीं होते पेंडिंग तो होते एटलीस्ट। तो ये आपको बता देना है कि मेरे ऊपर इसके अलावा जो अभी जो केस चल रहा है इसके अलावा मेरे ऊपर कोई और चार्ज नहीं है किसी ऑफेंस का। उसके बाद आप आइए 8 पॉइंट में। 8 में अब जैसे अब जो यहाँ से थर्ड पार्ट आपका हो गया था 7 पॉइंट से यहाँ स्टार्ट कि अपना बताइए अपना जो पर्सनालिटी होता है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने कभी क्राइम किया है कि नहीं किया है, ये सब अब आपको बताना है कि आपको छोड़ने से बेल देने से जो केस का जो जांच है इन्वेस्टिगेशन उसमें कोई प्रभाव या खलल पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, आपको
मोटा मोटी यही सब चीज़ें आपको देनी होती है। उसके बाद 8 में आप बता दीजिए कि डेट द अप्लीकेंट इज अ परमानेंट रेसिडेंट एंड देयर इज नो चांस ऑफ हिज अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ जस्टिस। साहब बेल दे दीजिए, और जब आप बेल दे दीजिएगा ना तो ये है परमानेंट इंडिया का रहने वाला है और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। कभी जब तक के इनका ट्रायल और पूरा प्रोसेस जस्टिस का पूरा नहीं हो जाए कहीं भाग के जाने वाले नहीं हैं, ये बोल रहे हैं। 9 पॉइंट में आ जाइए, डेट द अप्लीकेंट अंडरटेक टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, या फिर कोर्ट के सामने, तो कोर्ट एज एंड व्हेन डायरेक्टेड। ये बोल रहा है कि अब बेल दे दीजिएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब हम आएंगे ही नहीं। जब भी कोर्ट या पुलिस कोई भी हमें बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई ऐसा वो हमसे कोई सवाल जवाब करना चाहेंगी, जब भी वो बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे। वो अपना बता रहा है कि आप ये सब टर्म एंड कंडीशन आप इम्पोज कर सकते हो और हम ऐसा करेंगे ही। और उसके बाद 10 पॉइंट आप बता दीजिए कि डेट द एप्लीकेंट अंडरटेक डेट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the fact of this case so as to discard him from the disclosing such fact to the court or any police officer। ये बोल रहा है कि ये तो है कि हम भागेंगे नहीं, दूसरा बोल रहा है कि साहब जब बुलाओगे हम आ भी जाएंगे, और तीसरा ये बोल रहा है, ये अपना कंडीशन दे रहा है, आपको ये बता देना है कि हमें छोड़ने से साहब ना हम किसी को थ्रेट करेंगे, ना हम कोई ऐसा इन्फ्लुएंस करेंगे, ना हम इंडुएंस करेंगे कि कोई भी विटनेस हो या फिर कोई जस्टिस में ऐसा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कोई ऐसा बाधा उत्पन्न हो मेरे द्वारा, ऐसा कोई मेरे से कोई एक्ट नहीं होगा, ये बोलना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मोटा मोटी जो इसमें 11 पॉइंट डालेंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 5 एक्यूज हैं, 3 पहले से ही ऑलरेडी बेल पे हैं और आप कस्टडी में है, तो वही इसमें आप ये बता सकते हैं कि जो को एक्यूज हैं वो तो ऑलरेडी पहले से बेल पर हैं, तो हम भी बेल डिजर्व करते हैं, तो ये भी पॉइंट आप रख सकते हो। ये वो केस में है जब इसमें कोई एक्यूज बेल पे हो। उसके बाद लास्ट होता है, और हर मतलब बेल पटिशन का लास्ट पॉइंट होता है, आपको ये बता देना है कि डेट द पटिशनर आर रेडी टू फर्निश द रीजनेबल अमाउंट ऑफ श्योरिटीज ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब ये बोल रहा है कि चलिए आपका सारा तो हम मानने के लिए तैयार ही हैं, जो आप कंडीशन लगा रहे हो, जो हम खुद से ही बोल रहे हैं कि ये करेंगे, और मेरे ऊपर आप जब बेल बॉन्ड जब भराता है, जब आप कोर्ट में जाओगे तो बेल बॉन्ड जब भराता है बेल के टाइम पे, रिलीज करने के टाइम पे, तो आप कोई भी अमाउंट मेरे ऊपर दे सकते हो, वो हम भरने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर जो प्रेयर है वो आपको प्रेयर डाल देना है। ये जब आप 10, 11 पॉइंट 12 पॉइंट जो आप पूरा रख दोगे, उसके बाद आपको प्रेयर डाल देना है, जो कि एक नॉर्मल होता है, और प्रेयर हम डाल देंगे। और प्रेयर डालने के बाद इसमें दोस्तों सबसे पहले आप जब कोई बेल लेने जाओ तो जो भी मेन पॉइंट होता है, ऐसा नहीं कि गए और जो ये कि साहब बेगुनाह है, देखिए हम बंगलौर में थे और ये दिल्ली के बारे में बोले, नहीं, आपको एक स्टोरी बना के स्टोरी टेलिंग टाइप का जब बताओगे जज को या मजिस्ट्रेट को, तो उन्हें भी मतलब आपकी जो बात है वो इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, तो ये अच्छा होता है। ये नहीं है कि जो आपका जो बेनिफिशियल पॉइंट है उसको सबसे पहले जाके पूरा बोल दिए और चुपचाप बैठ गए, नहीं, आपको इस तरीके से बताना है कि वो जज जो सामने वाले होते हैं वो इंटरेस्टेड होकर आपकी बातें सुने। तो ये था रेगुलर बेल का फॉर्मेट, और भी जो है डिफ़ॉल्ट बेल हो गया, ये सब जो नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी जितना जल्दी हमें टाइम मिलेगा हम डालेंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।